सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स। तो सॉइल मैकेनिक्स इस सब्जेक्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। चाहे आपके सिलेबस की बात करें तो इसका एसएससी जे में, गेट में, सब में ही बहुत अच्छा एक रोल प्ले करता है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स का सॉइल मैकेनिक्स से भी आता है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड सॉइल वाटर रिलेशनशिप। ठीक है, तो आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो इस टॉपिक पे बात करने से पहले हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सॉइल होती क्या है। ठीक है ना, तो बात करते हैं कि सॉइल है क्या। तो सॉइल से हम लोग ये समझते हैं, हेडिंग डालते हैं सॉइल, जिसको हिंदी में हम लोग मृदा भी बोलते हैं। तो सॉइल की बात हो रही, तो सॉइल है क्या। जब किसी रॉक से, रॉक बोले तो चट्टान, जब चट्टान से, मान लीजिए चट्टान है आपकी, इस चट्टान से टूट टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके टूट ही जाते हैं, तब यहाँ पे यही पार्टिकल्स सॉइल्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्या इस बात को समझ पाए कि छोटे छोटे पार्टिकल्स चट्टानों से टूट के जमीन पे आते हैं और वही आपस में मिलकर सॉइल का निर्माण करते हैं। अब इसी बात को हम लोग ऐसे समझे कि जो ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स का चट्टान से टूट के गिरना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं विदरिंग। ठीक है ना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेदरिंग। ठीक है, अब इस वेदरिंग में भी दो टाइप होते हैं। एक होता है अपना फिजिकल वेदरिंग एंड सेकंड होता है केमिकल वेदरिंग। ठीक है, तो इन दोनों प्रोसेस से कैसे हमारे सॉइल का फॉर्मेशन होता है, इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कि सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द weathering of the rock which may be carried out, either physically और केमिकली। तो इस बात को समझा आप लोग कि जो सॉइल का फॉर्म हो रही है वो किसके वजह से हो रही है, विदरिंग ऑफ द रॉक, रॉक के टूटने से। ठीक है ना, तो विदरिंग क्या है, पूरा प्रोसेस है छोटे छोटे पार्टिकल्स का टूटना। ठीक है ना, तो रॉक के टूटने से हमारे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ये कैरिड आउट करता है दो चीज को, फिजिकली प्रोसेस हो सकता है या फिर केमिकली प्रोसेस हो सकता है। ठीक है ना, तो फिजिकली प्रोसेस कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले कि फिजिकल एजेंसी होती है, फिजिकल एजेंसी included in the weathering of rocks। इसमें हो सकती है ग्रेविटी, इंक्लूडेड ग्रेविटी की वजह से। ठीक है ना, इंक्लूडेड ग्रेविटी हो सकता है, और फ्लोइंग वाटर हो सकता है कि किसी चट्टान के ऊपर से अगर पानी बहता हुआ जाएगा तो वो क्या करेगा, चट्टान के छोटे छोटे पार्टिकल्स को तोड़ के अपने साथ बहाते हुए ले जाएगा, तो फ्लोइंग वाटर। ठीक है, एयर हो सकती है, हवा एंड आइस। तो ये सब फिजिकल एजेंट की तरह काम करते हैं। ठीक, तो एक पहला ये रहा, दूसरा। अब इसमें केमिकल एजेंसी की बात कर लेते हैं। तो जो केमिकल वेदरिंग होती है, केमिकल
weathering of rocks maybe takes place maybe take place ड्यू टू इसमें ऑक्सीडेशन हो सकता है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा हो, ठीक है, कॉमन रिडक्शन का काम कर सकते हैं, रिडक्शन हो सकता है, एंड कार्बोनेशन हो सकता है, ठीक है, जिसमें हम लोग मान सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ कार्बोनेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ CO2, ठीक है, एडिशन ऑफ CO2, ठीक। तो केमिकल वेदरिंग का मतलब यह है कि हम सिंपल भाषा में समझे तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं एसिड रेन का, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में जो भी हमारी गैसेस होती हैं जैसे NO2 और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये क्या करते हैं, ये बारिश के पानी के साथ मिलके एसिड बनाते हैं, कौन सा, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जब चट्टानों पर या इमारतों पे कहीं पर भी वो पानी गिरता है तो वो एसिड की वजह से वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है और वो चट्टान वहाँ की टूट के गिर जाती है। तो ये हो गई केमिकल वेदरिंग, ठीक है। तो इस वजह से भी हम लोग सॉइल का फॉर्मेशन देखते हैं। अब जियोलॉजिकल साइकिल की बात करें कि जियोलॉजिकल साइकिल की वजह से कैसे सॉइल का फॉर्मेशन होता है, तो जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे इरोजन होता है, ठीक, यहाँ पे इरोजन होगा, फिर क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, नेक्स्ट डिपोजिशन होगा, फिर अर्थ का मूवमेंट होगा, ठीक है। तो ये 4 प्रोसेस से हमारी सॉइल का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले इरोजन होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर कहीं जाके वो डिपॉजिट होती है, डिपोजिशन होता है, फिर अर्थ का मूवमेंट होता है, ठीक है गाइस। तो इस प्रकार ये जियोलॉजिकल साइकिल काम करती हैं। चलिए, तो यहां तक बात क्लियर होगी कि सॉइल क्या है। अच्छा, इसमें एक सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से कि सॉइल को हम लोग पढ़ते क्यों हैं, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही आता है कि आज हम लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट की है, तो सॉइल तो समझ लिए क्या होता है। अगर मैं पूछूं कि सॉइल हम लोग पढ़ते ही क्यों हैं, तो इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर सिंपल से ये हो सकता है कि हम किसी भी प्रकार के स्ट्रक्चर को जब बनाते हैं, ठीक है ना, किसी भी प्रकार के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सॉइल पे ही स्ट्रक्चर बनेगा, तो स्ट्रक्चर का जो भी सारा लोड होता है वो सॉइल ही बियर करती है, ठीक है ना, मेरी बात समझिएगा, सॉइल ही पूरा लोड बियर करती है। अब अगर वो सॉइल उस स्ट्रक्चर का लोड बियर नहीं कर सकती है तो क्या होगा, सॉइल नीचे की तरफ धंस जाएगी। अगर सॉइल धंसेगी तो स्ट्रक्चर भी नीचे की तरफ धंसेगा और वो कोलैप्स कर जाएगा, वो गिर जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए सॉइल की मजबूती हमें देखनी होती है, मतलब कि उसकी जितनी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमें चेक करनी होती है। जैसे बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, शेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, ठीक है ना, क्या सॉइल उस स्ट्रक्चर को लोड सहन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये देखना होता है। ये देखने के पश्चात ही हम लोग वहाँ पे स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो इसके लिए हमें सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना होता है और सॉइल की सारी प्रॉपर्टीज को चेक करना होता है, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि क्यों हम लोग सॉइल मैकेनिक्स को पढ़ रहे हैं। चलिए, अब आते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल पे। टाइप्स ऑफ सॉइल कि सॉइल कितने टाइप्स की होती है, ठीक। तो सबसे पहला हम लोग लिखते हैं एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल का जो डिपोजिशन होता है वो किसकी वजह से होता है, रनिंग वाटर के सस्पेंशन में, ठीक है ना। जब बहता हुआ पानी किसी सॉइल को ला के एक जगह पे इकट्ठा कर देता है तो उस सॉइल को हम लोग एलुवियल सॉइल बोलते हैं। तो इसमें लिखें डिपॉजिटेड
फ्रॉम सस्पेंशन इन रनिंग वाटर। ठीक है, नेक्स्ट आती है अपनी लेकेस्ट्राइन सॉइल। अब देखिए लेकेस्ट्राइन सॉइल की बात करें तो लेकेस्ट्राइन में सबसे पहला वर्ड ही लेक आ रहा है, लेक। ठीक है ना, तो लेक का मतलब होता है अपना झील या तालाब से। ठीक है ना, तो झीलों की बात कर रहे हैं, लेक्स की बात हो रही है। तो लेक्स के द्वारा जो सॉइल आके हमें मिलती फॉर्मेशन होता है लेक्स के द्वारा, ठीक है, झीलों के द्वारा, उस सॉइल को हम लोग लेकेस्ट्राइन सॉइल कहते हैं। तो लिखें डिपॉजिटेड फ्रॉम suspension in fresh still water of the lakes। तो देखिए नाम में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ था, लेक्स और लेक। तो याद रखिएगा लेकेस्ट्राइन सॉइल लेक के द्वारा, लेक मतलब झील के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट सॉइल की बात करते हैं तो होती है मैरीन सॉइल। मैरीन का मतलब ही होता है समुद्र। ठीक है, तो जो समुद्रों के द्वारा लाई जाती है सॉइल उसको हम लोग मैरीन सॉइल बोलते हैं। ठीक, लिखें डिपॉजिटेड बाय सी वाटर। सी मतलब समुद्र। नेक्स्ट सॉइल आती है एओलियन सॉइल। एओलियन सॉइल जो होती है ये वेट में बहुत ही लाइट होती है। ठीक है ना, तो जब लाइट वेट है, हल्की है वेट में, तो क्या होगा, इसको हवा भी उड़ा के ले जाएगी। तो हवाओं के द्वारा जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है, जो सॉइल डिपॉजिट होती है, उसको हम लोग एओलियन सॉइल बोलते हैं। तो इसमें लिखे डिपॉजिटेड बाय विंड। ठीक है, हवा से जो डिपॉजिट होती है उसको हम लोग एओलियन सॉइल बोलते हैं। नेक्स्ट आती है ग्लेशियल सॉइल। तो ग्लेशियल सॉइल का मीनिंग देखिए, ग्लेशियर मतलब बर्फ। ठीक है ना, तो बर्फ के द्वारा जो सॉइल डिपॉजिट होती है उसको हम लोग ग्लेशियल सॉइल बोलते हैं। तो लिखें डिपॉजिटेड बाय आइस। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई कि आइस के द्वारा जो सॉइल लाकर डिपॉजिट होते हैं उसको हम लोग ग्लेशियल सॉइल बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं बात इसमें हम लोग सबसे पहले अब ये देखते हैं कि 3 फेज सिस्टम क्या होता है एंड 2 फेज सिस्टम क्या होता है। ठीक है ना, तो 3 फेज सिस्टम 2 फेज सिस्टम, केवल ये नाम से ही थोड़े से भौकाली टाइप के लगते हैं, लेकिन ये भौकाली होते नहीं है। ठीक है गाइस, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखिए ये हमारा सॉइल के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इसको हम लोग फिल कर लेते हैं। चलो, ये क्या है, सॉइल के पार्टिकल्स हैं। अब इन सॉइल के पार्टिकल्स में देखें तो ये क्या है, ये सब सॉलिड है। ठीक है ना भाई, सॉइल का जो पार्टिकल्स है ये चारों ही सॉलिड अवस्था में है। ठीक है, सॉलिड अवस्था में। बाकी का जो ये स्पेस है, ये वाला स्पेस, ठीक है, इसको ये वाला स्पेस, ये क्या है, इसको क्या बोलोगे, बताओ भाई, इसको क्या बोलोगे। तो इसको बोलोगे ये क्या है, ये है वॉइड। ठीक है ना, ये है वॉइड। ठीक, तो अब पहले तो ये समझ लो कि सॉलिड क्या होता है, सॉइल क्या होता है।
तो सॉलिड होते हैं ये पार्टिकल्स, जो ये पार्टिकल्स हैं इसको सॉलिड बोलते हैं। बाकी इस पूरे फेस के अंदर की को हम सॉइल बोलेंगे, ठीक है ना। अब इस सॉइल में कई सारी चीजें हो सकती हैं। देखो जैसे हम बनाते हैं यहाँ पे, ये आसान है, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो ये बनाया हमने सॉइल के पार्टिकल्स, ठीक है, ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, ठीक। अब इस सॉइल के पार्टिकल्स में अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वाला एरिया, ठीक, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये क्या है? ये सॉइल्स के बीच के वो खाली स्थान है जहां पे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये पूरा खाली एरिया, ठीक है। तो अगर पार्टिकल्स को हटा के बाकी जो स्पेस बच रहा है, बाकी जो स्थान हमारे पास बच रहा है, ये क्या है? ये खाली है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ केवल अभी हवा है, ठीक है ना। हवा बोले तो एयर है, ठीक है, बाकी स्थानों पे एयर आ गई है, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉइल बोलेंगे, ठीक। अब सॉइल में देखो क्या है, इन वॉइड्स पे, ये जो वॉइड्स हैं यहाँ पे या तो अभी एयर होगी, ठीक है। अगर हम इसमें पानी डाल दें तो यहाँ पे पानी बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो सॉइल के पार्टिकल्स हैं। सॉइल के पार्टिकल्स के अंदर तो पानी जाएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से कंप्रेस हैं। अब ये कंप्रेस नहीं हो सकते, ठीक है, तो इसमें तो वाटर या एयर आएगा नहीं। तो ये जो वॉइड्स है, वॉइड्स में ही एयर या वाटर आएगा, ठीक। अब देख लो यहाँ पे टू फेज सिस्टम क्या है। अगर अगर ये जो सॉइल है, तो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं इनको हमने बोला सॉलिड, ठीक। और ये जो व्हाइट्स है, ये ग्रीन ग्रीन कलर से जो मैंने रंगा हुआ है, कलर किया है, ये व्हाइट्स हैं, खाली जगह हैं। खाली जगह पे अगर हम पानी डाल दें तो इन खाली जगहों पे पानी आ जाएगा, ठीक है। तो पानी आ जाएगा तो ये वाटर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इस पूरे सिस्टम में क्या है? सॉलिड है और वाटर है। तो देखो ये आधा हिस्सा तो इसमें सॉलिड का हो जाएगा, ठीक, ये क्या है? सॉलिड। और आधे हिस्से में जो खाली स्थान है वहां पे क्या आ जाएगा? वाटर आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया टू फेज सिस्टम, टू फेज सिस्टम, ठीक। मतलब कि यहाँ पे दो फेस हैं, एक वाटर का, एक सॉलिड का, ठीक है। चलिए अगर हम दूसरा सिस्टम देखें तो ये लो, ये हो गए आपके सॉइल के पार्टिकल्स, ठीक। अब इन बाकी जगहों पे जो वॉइड्स है, ये जो वॉइड्स खाली स्थान है, खाली स्थान पे क्या है? कुछ भी नहीं है, एयर होगी। तो इसका अगर हम लोग फेज सिस्टम बनाए तो ये तो हो गया आधे पे सॉलिड, ठीक है, जो कि पार्टिकल्स हैं सॉइल के। और बाकी जो वॉइड्स है, वॉइड्स की जगह क्या है? हवा है, तो बाकी में हो गया एयर, ठीक। तो इतनी चीज समझ में आ गई। ये भी कौन सा सिस्टम हुआ? टू फेज सिस्टम। यहाँ पे दो फेज के सिस्टम काम कर रहे हैं, एक एयर एक सॉलिड, और यहाँ पे वाटर और सॉलिड। तो ये हो गया टू फेज सिस्टम, ठीक। अब अगर यहाँ पे देख लो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्योंकि इतना हिस्सा क्या है? सॉलिड है। और इस हिस्से को क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि इतने में वाटर है, ठीक। अगर वेट की बात करें तो इतने हिस्से का क्या होगा? वेट ऑफ वाटर, वाटर का वेट, और इतने में वेट ऑफ सॉलिड, ठीक। ये बात समझ में आ गई। वैसे इसमें देख लो, इसको अगर इतना वॉल्यूम निकाले तो किसका वॉल्यूम है? ये एयर का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ एयर, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ऐसे वेट की बात करें, अगर वेट निकालना हो तो वेट ऑफ सॉलिड, और ये वेट ऑफ एयर। जबकि हम जानते हैं कि एयर का वेट क्या होता है? एयर बहुत हल्की होती है, तो एयर का वेट हम लोग 0 मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हो गए टू फेज सिस्टम। अब बात आती है थ्री फेज सिस्टम की। अगर
जो सॉइल का पार्टिकल्स है, यहाँ पे देख लो, इसी में समझा देता हूँ, ये सॉलिड है, ठीक है ना, ये सब सॉलिड है। बाकी इन वॉइड्स में अगर हम आधा पानी डाल दें तो आधे में तो पानी आ जाएगा, मान लो इतने में पानी भर गया, ठीक है, यहाँ तक पानी भर गया, ठीक, वॉइड्स में, ठीक, लेकिन बाकी में क्या है, एयर है, ठीक है, बाकी में एयर है। तो अब यहाँ पे 3 फेस काम करेंगे। पहला फेस काम करेगा आपका सॉलिड का, ये जो फेस होगा ये होगा सॉलिड। दूसरा फेस क्या है, वाटर। और तीसरे फेस में क्या है, एयर, ठीक है। तो अगर एयर का वॉल्यूम होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर। वाटर का क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, इतने का, और इतने का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक। तो टोटल की बात करें तो टोटल क्या कहलाएगा, टोटल कराएगा टोटल वॉल्यूम, ठीक है। टोटल वॉल्यूम में क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर भी है, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी है, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब वॉइड्स में क्या क्या आ सकता है, वॉइड्स में एयर भरी होगी और वाटर आया होगा। तो क्या इतने पार्ट को हम लोग वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी लिख सकते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉइड्स का वॉल्यूम मतलब खाली स्थान का वॉल्यूम। तो खाली स्थान का वॉल्यूम में क्या है, एयर का वॉल्यूम प्लस वाटर का वॉल्यूम, ठीक है। तो ये बनता है अपना 3 फेस सिस्टम, इसी को 3 फेस सिस्टम बोलते हैं। अगर वेट की बात करें तो ये वेट ऑफ सॉलिड हो जाएगा, इतने का वेट ऑफ वाटर, और इतने का वेट ऑफ एयर, जो कि हम जानते हैं कि एयर का जो वेट होता है बहुत ही मात्र भर का होगा, जिसको हम लोग 0 बोल लेते हैं, ठीक। और टोटल की बात करें तो टोटल होगा टोटल वेट, ठीक। तो ये होता है 3 फेस सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया कि 2 फेस सिस्टम में क्या है और 3 फेस सिस्टम में क्या है। तो 3 फेस सिस्टम की बात करेगा तो उसमें एयर भी होगी, वाटर भी होगा, सॉलिड भी होगा। अगर 2 फेस सिस्टम की बात करेगा तो क्या होगा, 2 फेस सिस्टम में केवल या तो वाटर सॉलिड होगा या फिर एयर सॉलिड होगा। अब एक चीज यहाँ पे और समझ लो कि जब तुम्हारी सॉलिड और वाटर होगा, ठीक है, मतलब वाटर और सॉलिड, ऐसा समझो कि तुमने एक गिलास लिया, गिलास में थोड़ा सा सॉइल डाला और उसी में तुमने पानी भर दिया और गिलास तुम्हारा प्रॉपर फुल भर गया है। तो उसमें वाटर है और सॉलिड है, मतलब सॉलिड का मतलब मिट्टी है। तो वो क्या होगा, टोटल पूरा पानी से भरा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेचूरेटेड सॉइल, ठीक। जब वाटर के साथ पूरा भीगा हुआ होगा तो ये सेचूरेटेड हो गई। अब उसी गिलास में सॉइल है और वॉइड्स में एयर है, ठीक है ना, उसमें पानी नहीं है, एक बूंद भी पानी नहीं है। तो जब पानी नहीं होगा, केवल एयर होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, ड्राई सॉइल, सूखी हुई सॉइल, ठीक। तो ये ड्राई सॉइल हो जाएगी। और अगर 3 फेस में सॉइल में थोड़ा सा आधा गिलास पानी भी है और मिट्टी भी है और हवा, ऊपर हवा है, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, पार्सली सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है। पार्सली मतलब थोड़ा सा भीगी हुई सॉइल, ठीक है। तो पार्सली सैचुरेटेड सॉइल हम यहाँ पे बोलेंगे। तो क्या इतनी बात भैया समझ में आ गई सबको, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती हैं, ठीक। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि वाटर कंटेंट क्या होता है। वाटर कंटेंट क्या है। आई होप गाइस कि आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक है ना। तो वाटर कंटेंट को हम लोग स्मॉल w से शो करते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको ये देखनी है, ठीक है ना, स्मॉल w से शो करते हैं। और होता क्या वाटर कंटेंट, तो वाटर कंटेंट जो होता है उसको हम सिंपल सा डिफाइन करें कि रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। मतलब कि आपका वाटर का वेट, ठीक है, वाटर का वेट अपॉन सॉलिड का वेट, ठीक है ना। तो सॉलिड के वेट में कितना वाटर का वेट है वो दर्शाएगा आपका वाटर कंटेंट, ठीक है।
इतनी बात समझ में आ गई? तो इसको हम लोग एक बॉक्स में लिख लेते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो ये होता है वाटर कंटेंट, ठीक है। और इसमें याद रखने वाली चीज ये है कि जो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है वाटर कंटेंट की वो 0 होती है, ठीक है ना। द मिनिमम वैल्यू ऑफ वाटर कंटेंट इज 0, ठीक। और इसकी जो अपर लिमिट है वो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो अपर लिमिट कहीं तक भी हो सकती है। तो ये तो हो गई बात वाटर कंटेंट की। नेक्स्ट आता है इसमें वाइड रेशियो। वाइड रेशियो, ये शायद डेफिनेशन आप लोगों ने अपने कॉलेज टाइम में पढ़ी होगी अपने क्लासेस में। तो इसको हम लोग फटाफट निपटाते हैं। तो वाइड रेशियो को हम लोग स्मॉल ई से शो करते हैं। क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब कि अगर सिंपल डिफाइन करें, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। सॉलिड में कितना वाइड्स का वॉल्यूम प्रेजेंट है वो दर्शाएगा वाइड रेशियो। वाइड का मतलब समझ गए ना, खाली स्थान। नेक्स्ट है अपनी पोरोसिटी। अब पोरोसिटी को हम लोग एन से शो करते हैं, स्मॉल एन से, ठीक है। तो पोरोसिटी क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। टोटल वॉल्यूम समझ रहे हो ना? यहाँ देख लो भाई, ना आया हो तो अभी भी। टोटल वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये देखो ये शो किया। टोटल वॉल्यूम क्या है? ऊपर से लेकर नीचे तक। तो तीनों वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम कहलाएंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर से हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, वॉल्यूम वाइड्स क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। और टोटल वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इसको भी हम लोग पोरोसिटी बोल सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये तो हो गई पोरोसिटी। नेक्स्ट आता है अपनी डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब सैचुरेशन का मतलब ये है भीगने से, ठीक है ना, कि कितना भीगा हुआ है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, कि वाइड्स में कितना वाटर का वॉल्यूम प्रेजेंट है। टोटल वॉल्यूम, ठीक है, टोटल वॉल्यूम है वाइड्स का, उसमें वाटर का वॉल्यूम कितना प्रेजेंट है वो दर्शाएगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन को। ये 0 लेस देन इक्वल टू एस लेस देन इक्वल टू 100 होता है। ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है भाई। तो ये याद रखना कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल मास इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर का वॉल्यूम, ठीक है ना, इन द वाइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स में वाटर का वॉल्यूम कितना प्रेजेंट है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाइड्स में दो ही वॉल्यूम हो सकते हैं, वाटर का या फिर एयर का। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना प्रेजेंट है वही बताएगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट आता है एयर कंटेंट। एयर कंटेंट। अब एयर कंटेंट क्या है? एयर कंटेंट को हम लोग डिफाइन शो करते हैं एसी से, ठीक है। और ये कहता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, ठीक है। जैसे डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या था कि वॉल्यूम ऑफ वाइड्स में वाटर का वॉल्यूम कितना प्रेजेंट है, तो वो होगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन। वॉल्यूम ऑफ वाइड्स में एयर का वॉल्यूम कितना प्रेजेंट है, तो वो कहलाएगा एयर कंटेंट, ठीक है। तो एयर हवा, तो हवा का वॉल्यूम निकालो। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, सैचुरेशन का कहाँ से मतलब आएगा? वाटर से, तो वाटर का वॉल्यूम निकालो। तो सिंपल है ना गाइस, इस तरह तुम लोग याद कर सकते हो। और नीचे क्या होगा? दोनों ही फॉर्मूला नीचे वाइड्स होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स से हम लोग देखेंगे। अब इसी में आता है परसेंटेज एयर वाइड्स। परसेंटेज एयर वाइड्स, तो परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स को हम लोग एन एस से शो करते हैं। सेम वॉल्यूम ऑफ एयर
अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो एयर वॉइड्स में कितना एयर प्रेजेंट है अपॉन टोटल वॉल्यूम होता है, परसेंटेज जब निकालते हैं एयर वॉइड्स का, इनटू परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। जब परसेंटेज होता तो इतना तो पता ही होगा कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा परसेंटेज एयर वो। नेक्स्ट आता है अपना बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट को हम लोग गामा से शो करते हैं। ठीक है, गामा से शो करते हैं। तो गामा टी का मतलब गामा टोटल क्या होता है, बल्क यूनिट वेट, वेट अपॉन वॉल्यूम। अब ये वेट किसका है, ये वेट है वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। वॉल्यूम किसका है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर का प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर का। अब एक चीज समझो कि यहाँ पे हमने वेट ऑफ एयर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वेट ऑफ एयर जो है हमने क्या माना है, वेट ऑफ एयर हमारा 0 है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ नहीं लिखा था, लेकिन समझ लो अच्छे से कि ये भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बल्क यूनिट वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास इज डिफाइंड एज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। ठीक है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, ये डेफिनेशन होती है बल्क यूनिट वेट की। नेक्स्ट आता है अपना यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड का हमें यूनिट वेट निकालना है। तो सॉलिड का यूनिट वेट निकालने के लिए तो यूनिट वेट कैसे हो गया, गामा। सॉलिड का निकालना है तो एस लगा लो, तो गामा सॉलिड हो गया। अब गामा सॉलिड निकालना है तो ये गामा क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। ये तो अभी हमने देखा, वेट अपॉन वॉल्यूम किसका है, सॉलिड का है, तो वेट किसका होगा, सॉलिड का। वॉल्यूम वॉल्यूम किसका होगा, सॉलिड का। ठीक है, तो आ गया फॉर्मूला, वेट सॉलिड अपॉन वॉल्यूम सॉलिड। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक भाई, आपको इतना चीज तो पता ही होगा कि बल्क यूनिट वेट क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। चलो नेक्स्ट आते हैं यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब वाटर का यूनिट वेट निकालना है तो सिंपल, यूनिट वेट गामा शो करते हैं, वाटर का निकालना है तो वाटर कर लो। क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट किसका होगा, वाटर का, क्योंकि वाटर निकालना है। वॉल्यूम किसका होगा, वाटर का। ठीक, बन गया ना फॉर्मूला। देखो फटाफट आप अपने आप करने लगोगे ये चीज। ठीक है ना, अब आता है नेक्स्ट सैचुरेटेड यूनिट वेट। ठीक है, सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड का मतलब समझ लो साफ सीधी बात, भीगा हुआ, बिल्कुल सैचुरेट है, बिल्कुल भीगा हुआ है ना। कहते नहीं है जब बारिश के समय व्यक्ति भीग जाता है तो उसे क्या कहते हैं कि सैचुरेट हो गया है, बिल्कुल भीग गया है। ठीक है ना, तो यहां से याद रखना कि सैचुरेट का मतलब भीगा हुआ। अब यूनिट वेट है तो गामा, कौन सा है, सैचुरेटेड है, तो यहाँ पे सैचुरेटेड लिख लो। ठीक, इक्वल टू क्या होगा, क्या मैंने बताया यूनिट वेट का, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, पूरी भीगी हुई सॉइल का वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं, ये बन गया आपका फॉर्मूला। ठीक, तो इतनी बात तो समझ में आ गई भाई। ऐसे ही अगर हमें निकालना हो सबमर्ज यूनिट वेट। सबमर्ज का मतलब ही होता है डूब जाना। ठीक है, सैचुरेट का मतलब भीगना, सबमर्ज का मतलब डूब जाना। तो अगर कोई सॉइल किसी पानी के अंदर डूबी हुई है तो उसको हम लोग बोलते हैं सबमर्ज। तो गामा सबमर्ज हो जाएगा,
इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। वेट किसका है? सबमर्स का, ठीक है, सबमर्स सॉइल का, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो इतनी चीज तो भाई यहाँ पे समझ में आ गई होगी। एक और हम लोग देख लेते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी क्या है। ये बहुत ही पूछा जाने वाला है भाई, ये वाला फॉर्मूला, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी अक्सर पूछा जाता है एसएससी जेई में भी। तो इसको हम लोग शो करते हैं डी आर से। ई मैक्सिमम, ई क्या है भाई? वाइड रेशियो। ई मैक्सिमम माइनस ई अपॉन ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम, ठीक है। तो ई मैक्सिमम और ई मिनिमम है, इतने तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। तो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो पैरामीटर यूज करते हैं हम सैंडी और ग्रेवली सॉइल में। जो सॉइल सैंडी हो, जिसमें सैंड हो, प्लस जिसमें ग्रेवल हो, उसके लिए हम लोग रिलेटिव डेंसिटी का ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो हमें ई मैक्सिमम की वैल्यू दे रखी होती है, ई मिनिमम की दे रखी होती है, और ई क्या है? ई नेचुरल वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। अब इसमें एक छोटी सी टेबल होती है जिसके बारे में अक्सर हमसे पूछा जाता है। तो ये टेबल हमको भाई याद करनी होती है। रिलेटिव डेंसिटी, और इधर लिखते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक, तो देखो सबसे पहले जो 0 से 15 तक रिलेटिव डेंसिटी होती है उसको हम लोग मानते हैं वेरी लूज, ठीक है। अगर 0 से 15 रिलेटिव डेंसिटी होगी तो वो सॉइल क्या होगी? बहुत ही लूज होगी। नेक्स्ट 15 से अगर 35 तक रिलेटिव डेंसिटी है तो इसको हम लोग लूज मानते हैं। नेक्स्ट 35 से अगर 65 होगी तो ये होगी मीडियम डेंस, ठीक है। नेक्स्ट 65 टू 85 है तो ये होगी डेंस, और नेक्स्ट 85 टू 100 है तो इसको मानेंगे हम लोग वेरी डेंस, ठीक है। डेंस और लूज का मतलब तो जानते ही होगा कि लूज है तो ढीली है, डेंस है तो वो टाइट है, ठीक। तो ये होती है इसकी क्लासिफिकेशन। ये अक्सर पूछा जाता है कि बताइए कि रिलेटिव डेंसिटी अगर 40 है तो आपकी सॉइल का क्लासिफिकेशन क्या होगा? तो 40 किस में आएगा? मीडियम डेंस में। तो ऑप्शन में होगा मीडियम डेंस, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आज जाना कि सॉइल क्या होती है, ठीक है, कितने टाइप्स की सॉइल होती है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, 2 फेज सिस्टम क्या है, 3 फेज सिस्टम क्या है, प्लस कौन कौन से बेसिक डेफिनेशन होती है सॉइल में, ठीक है गाइस। तो आई होप गाइस कि आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।